Hello everyone, welcome to Magnet Brains. My name is Anjali Sharma, your IT educator for class 11th. हमारा सब्जेक्ट कोड है 802 और हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं हमारी यूनिट 2 नेटवर्किंग एंड इंटरनेट, जिसमें आज हम शुरू करेंगे साइबर थ्रेट्स एंड साइबर सिक्योरिटी, जो आज के समय तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या होते हैं? सिक्योरिटी कंसर्न्स और इनको पढ़ना क्यों जरूरी है? With the rising use of the internet for data access and resource sharing, security is becoming very important. इंटरनेट का जिस तरीके से तेजी से इस्तेमाल बढ़ रहा है, हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं रेगुलरली, हमारी डेटा प्राइवेसी कितनी है कितनी नहीं है, हम कितना डेटा शेयर कर देते हैं बाय चांस, यानी कि हम जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, बाय चांस कभी शेयर कर देते हैं. उन सबको समझने के लिए या फिर थ्रेट से बचने के लिए, अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में सुना होगा डिजिटल अरेस्ट के, कितना न्यूज़ में आया था, है ना? तो इस तरीके से हमको साइबर थ्रेट से बचने के लिए, सिक्योरिटी कंसर्न समझने के लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और अगर आप यदि ये टॉपिक समझ जाएंगे तो आप अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको सचेत कर सकते हैं कि नहीं, हमको इस तरीके के फ्रॉड्स में नहीं, इनमें शामिल नहीं होना है या फिर इनसे बच के रहना है. ओके, चलो. द इंटरनेट इज एन इनसिक्योर चैनल विच इंक्रीजेज रिस्क लाइक. समझना, यहाँ पर क्या इस्तेमाल किया इन्होंने? इनसिक्योर चैनल. इंटरनेट एक इनसिक्योर चैनल है जिसमें बहुत तरीके के रिस्क भी हो सकते हैं. अभी हमने फायदे देख लिए, सब समझ लिया, बट अब ये समझने की बारी आ गई कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं. किसी भी चीज़ का प्रोज होता है तो कॉन्स भी होता है, तो अब हम इस टॉपिक में कॉन्स पढ़ने वाले हैं. इंट्रूजन्स को क्या बोलते हैं? हम सरल भाषा में अतिक्रमण बोलते हैं. किसी और की जागीर पर कब्जा कर लेना, किसी और की लैंड पर कब्जा कर लेना, इसी तरह किसी और के डेटा पर कब्जा कर लेना. फ्रॉड लाइक फिशिंग. फिशिंग हम आगे पढ़ेंगे. फ्रॉड यानी कि धोखा देना. ओके. मालवेयर अटैक्स यानी कि वायरसेस, वर्म्स, ट्रोजन्स एटसेट्रा, और मालवेयर अटैक्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं. वायरस अटैक आपने सुना होगा, राइट? सो इसको समझने के लिए इंट्रूजन, फ्रॉड और मालवेयर अटैक्स क्या होते हैं, हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ताकि हम इनसे बच पाएँ, हम समझ पाएँ कि किस प्रोसेस में क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है, कौन हमारे साथ कैसे चीट कर सकता है और हमको किस तरीके से बच के रहना है, सचेत रहना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. मालवेयर, अब समझो, यहाँ पे MAL, ओके, और यहाँ मैंने WARE, इन दोनों को अलग अलग लिख दिया, डिवाइड करा. मैल का मतलब है मैलिशियस. क्या मतलब है मैलवेयर का? मैलिशियस. मैलिशियस यानी गंदा, ओके, साधारण भाषा में. और वेयर किसका पार्ट है? सॉफ्टवेयर का. तो हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर को, इसका मैल लिया, इसका वेयर वाला पार्ट लेके क्या कर दिया, इसको मैलवेयर कर दिया. सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू, क्यों डिजाइन किया गया इसको? सिस्टम को हार्म करने के लिए, सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए. गेट अनऑथोराइज्ड एक्सेस. अभी हमने क्या देखा था रिमोट लॉगिन में कि हमको ऑथोराइज्ड एक्सेस मिल रहा था, यानी कि पासवर्ड जरूरी था, यूजर आईडी जरूरी थी, लेकिन अनऑथोराइज्ड एक्सेस में किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं है. अनऑथोराइज्ड एक्सेस आपको ऐसे ही हमला करके या फ्रॉड करके मिल जाता है. डिनाई एक्सेस टू लेजिटिमेट यूजर्स, और जिसका एक्चुअली वो एक्सेस होना चाहिए उसको वो एक्सेस नहीं मिलता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा ये सिस्टम है A और इसमें मुझे लॉगिन करके काम करना है, लेकिन मैं लॉगिन ही नहीं कर पा रही हूँ. क्यों? क्योंकि वहाँ पे किसी अटैकर ने पूरा एक्सेस ले लिया है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस ले लिया है. तो अब मेरे हाथ में इसका सिस्टम नहीं रहा, मेरे हाथ में इसका लॉगिन अब नहीं रहा, किसी और के हाथ में चला गया है. ओके, सो इसको हम क्या कह सकते हैं? अतिक्रमण करना या फिर इंट्रूजन. ठीक है, चलो. नाउ टाइप्स ऑफ मैलवेयर. अब हम मैलिशियस सॉफ्टवेयर के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे और ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत तरीके के टाइप्स होते हैं, राइट? अभी हमको अगर हमें पता तो वायरस ही सबसे ज़्यादा कॉमन रहता है, लेकिन नहीं, बहुत तरीके के सॉफ्टवेयर, मैलिशियस सॉफ्टवेयर रहते हैं जिनको हमें समझना है. सबसे पहले हम वायरस को समझते हैं. वायरस को अगर हम बायोलॉजिकल टर्म में देखें तो क्या होता है? जो बहुत तेज़ी से फैलता है, वायरल. ओके, सो वायरस. अब चलो आगे बढ़ते हैं.
वायरस एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, पहला कीवर्ड, वायरस एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर कोड है। ओके, सॉफ्टवेयर कोड है दैट हार्म्स द सिस्टम। ऑब्वियस सी बात है, अगर मैलिशियस सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम को तो हार्म करेगा ही। इतना हमको समझ में आ गया। बाय करप्टिंग और ओवर राइटिंग फाइल्स, फाइल्स को करप्ट कर देता है वो कोड और ओवर राइटिंग कर देता है। क्या क्या कीवर्ड्स पकड़े? वायरस, वायरस एक सॉफ्टवेयर कोड है, पहला कीवर्ड सॉफ्टवेयर कोड है जो हार्म करता है, किसको? सिस्टम को हार्म करता है बाय करप्टिंग और ओवर राइटिंग फाइल्स। याद हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। ये खुद को रेप्लिकेट करता है, खुद के जैसे और एप्लीकेशंस बनाता है बाय इंसर्टिंग कोड इनटू अदर प्रोग्राम्स और फाइल्स। ये खुद को रेप्लिकेट करता है, बढ़ाता जाता है, खुद के और पार्ट्स बनाता जाता है। और कैसे करता है? कोड को इंसर्ट करता है अदर प्रोग्राम्स और फाइल्स में। इट कैन स्लो डाउन और स्टॉप सिस्टम फंक्शनिंग। ये सिस्टम के फंक्शन को बंद कर सकता है या फिर स्लो कर सकता है। अब वायरसेस के टाइप्स क्या होते हैं? बूट सेक्टर वायरस डैमेजेस बूटिंग प्रोसेस। समझना, बूट सेक्टर वायरस, आप सेक्टर और वायरस को हटाओ, पहले बूट का मतलब समझो। बूट का मतलब समझ में आ रहा है? रीस्टार्टिंग के टाइम पे, बूटिंग के टाइम पे जो उस प्रोसेस को डैमेज करता है वो बूट सेक्टर वायरस हो गया। फाइल इन्फेक्टर वायरस, जो कि प्रोग्राम फाइल को इन्फेक्ट कर देता है। सी, अगर आपको ये याद हो गए ना तो आपको उसको डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि बूट सेक्टर का मतलब है जो बूटिंग को खराब कर रहा है, फाइल इन्फेक्टर का मतलब है जो फाइल को इन्फेक्ट कर रहा है। एंड मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस का मतलब क्या हुआ? इट इन्फेक्ट्स डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स को इन्फेक्ट करता है, जैसे कि वर्ड या एक्सेल के मैक्रोस को, जो हम अगले यूनिट में पढ़ेंगे। फाइन, चलिए अब वर्म, वायरस हो गया, समझ में आ गया। अब वर्म की तरफ आते हैं। वर्म कम्स थ्रू द नेटवर्क लाइक ईमेल्स। वर्म कैसे आता है? वर्म आता है एक ऐसे नेटवर्क से जैसे कि ईमेल। सिंपल याद रखना कि वर्म कहां से आता है? नेटवर्क से। कैसे याद रख सकते हो? वर्म और वर्म से वर्क याद कर लेना। वर्क कैसा? नेटवर्क। वर्म कम्स थ्रू नेटवर्क जैसे कि ईमेल्स। एग्जाम्पल के तौर पे, इट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ, ये भी खुद को रेप्लिकेट करता है विदाउट नीडिंग अ होस्ट एप्लीकेशन। इसको होस्ट एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है। इट फ्लड्स द सिस्टम और नेटवर्क कॉजिंग, अब ये किस तरीके क्या क्या परेशानियां क्रिएट करता है? हार्ड डिस्क को ओवरलोड कर देता है, हार्ड डिस्क पे बहुत प्रेशर आ जाता है काम का, राइट। नेटवर्क कंजेशन एंड क्रैशेस, नेटवर्क क्रैश होने लगता है। एग्जाम्पल कोड रेड वर्म, ये एग्जाम्पल आप लोग जरूर याद रखना। एक कोड रेड वर्म था, इट क्रिएटेड ओवर 2,50,000 कॉपीज इन जस्ट 9 आवर्स। 9 घंटे में 2.5 लाख के ऊपर उसने कॉपीज क्रिएट कर दी थी। कितना सारा बर्डन आ सकता है, राइट। सो कोड रेड वर्म कहाँ से आया? नेटवर्क से आया। फॉर एग्जाम्पल ईमेल। वायरस हो गया, वर्म हो गया, इतना हमको समझ में आ चुका है। अब आता है ट्रोजन हॉर्स। अ ट्रोजन हॉर्स अपीयर्स टू बी यूजफुल बट कंटेन्स हार्मफुल कोड। हमको तो लगता है कि यूजफुल है, बट उसके अंदर क्या होता है? हार्मफुल कोड होता है। समझो कैसे? इट हाइड्स इनसाइड सेफ लुकिंग एप्लीकेशंस लाइक अ गेम्स और डाउनलोड्स। जब भी आप कुछ डाउनलोड करने जाते हो नेट पे, या फिर गेम्स इंस्टॉल करते हो, या फिर कहीं नेट पे कुछ देखते हो, तो क्या होता है? गेम्स और डाउनलोड्स में आपको ना कुछ लिंक दिखती हैं, उनको आप डाउनलोड करते हो, वो आपको सेफ लगता है, पर वो सेफ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये हाइड होता है, और इसकी एक क्या टेक्निक होती है? ये सेफ लुकिंग एप्लीकेशंस के अंदर छुपा हुआ रहता है। ओके, चलो एक बार इसको अगर एग्जीक्यूट कर दिया तो ये इट क्रिएट्स अ बैकडोर फॉर हैकर्स टू। अब क्या करेगा? ये आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करेगा, देख रहा होगा कि अच्छा आप क्या कर रहे हो, स्टील और डैमेज डेटा। फिर इसने मॉनिटर करने के बाद आपके डेटा को चुरा लिया या फिर डैमेज कर दिया। कंट्रोल द इन्फेक्टेड सिस्टम, और इन्फेक्टेड सिस्टम को कंट्रोल करेगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? Sub7 ट्रोजन हॉर्स। ये लेट 1990s में आया था। इसने क्या किया था?
It exploited security flaws in browsers to gain unauthorized access. फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं. ईव्सड्रॉपिंग. ईव्सड्रॉपिंग से अगर हम रियल लाइफ में मतलब समझे तो क्या होता है, किन्हीं दो लोगों की बातों को चोरी छुपे सुनना. ओके, आप कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि कोई सुन सकता है हमारी बातों को, हमारी प्राइवेट बातों को, सिक्योर्ड बातों को. तो समझ में आ रहा होगा यहाँ पे ईव्सड्रॉपिंग का मतलब क्या है. द एक्ट ऑफ सीक्रेटली लिसनिंग टू प्राइवेट कॉन्वर्सेशंस और कम्युनिकेशंस विदाउट परमिशन. अगर कुछ लोगों के बीच में बात हो रही है और आप बिना परमिशन उनकी बात को सुनते हो, चुपचाप सुनते हो, इसको कहा जाता है ईव्सड्रॉपिंग. चुपचाप सुनना, सीक्रेटली लिसन करना. ओके, क्या कैसे अगर होता है? टेलीफोन लाइन से अगर हो सकता है, सेलुलर नेटवर्क से हो सकता है, ईमेल्स के थ्रू हो सकता है, इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज के थ्रू हो सकता है. इसका गोल क्या रहता है? इंटरसेप्ट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर बड़े दर्जे पे देखें तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी बहुत सिक्योर टॉपिक्स रहते हैं या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस रहती हैं, उसको सुन लेना और उसका गलत इस्तेमाल करना. अच्छे कामों के लिए नहीं सुनना, गलत कामों के लिए सुनना, गलत काम के लिए इस्तेमाल करना. ओके, चलो. डिनाइल ऑफ सर्विस. डिनाइल ऑफ सर्विस से आप क्या समझ रहे हो? कि सर्विस नहीं देना है, सर्विस के लिए मना कर दिया है. ओके, नाउ एक ऐसा साइबर अटैक जो क्या करता है, मशीन या नेटवर्क के रिसोर्स को अनअवेलेबल कर देता है यूजर्स के लिए. सी, एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं. मेरा घर है, ओके, मैं मेरे पेरेंट्स के साथ वहाँ पे रह रही हूँ. ओके, अब मुझे उस घर के अंदर जाना है, लेकिन मुझे वहाँ पे दिखता है कि बहुत सारी भीड़ है, 100-200 लोगों की, वो इस गेट के थ्रू जा रही है, मैं एंटर नहीं कर पा रही हूँ. ये अटैक हो गया. मतलब जिसका घर है वो नहीं जा पा रहा है, बट कुछ लोग हैं जिनका वो घर भी नहीं है, वो अगर उस पर कब्जा कर रहे हैं, हमला कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो क्या हो गया? डिनाइल ऑफ सर्विस हो गया, क्योंकि मुझे रास्ता मिल ही नहीं रहा है, मुझे प्लेटफॉर्म मिल ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर में एंटर कर पाऊं. सो डिनाइल ऑफ सर्विस यहां पर क्या हुआ? एक ऐसा साइबर अटैक दैट मेक्स मशीन और नेटवर्क रिसोर्स अनअवेलेबल टू यूजर्स के लिए वो अनअवेलेबल कर देता है. ओके, चलो. डन बाय फ्लडिंग द टारगेट विथ एक्सेसिव रिक्वेस्ट, ओवरलोडिंग द सिस्टम. ये क्या करेगा? मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई एक सिस्टम है, कोई एक वेबसाइट जिसको आपको चलाना है. अब ये लोग क्या करते हैं? ये लोग ना उस वेबसाइट पे, मैं तो ऑथेंटिकेशन, मतलब मुझे तो ऑथेंटिकेशन है कि मैं उसको इस्तेमाल कर सकती हूँ, लेकिन वहाँ पर वो एक्सेसिव रिक्वेस्ट भेजेगा, टारगेट से इतना फ्लड कर देगा कि मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं होगी, बाकी जो फर्जी रिक्वेस्ट है वो उसमें इतना बिजी हो जाता है. यानी कि उसको ओवर फ्लड कर दिया. जिनको एक्चुअल काम है वो उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं. राइट? The system becomes too busy to respond to genuine request. सिस्टम इतना बिजी हो जाता है कि जो एक्चुअल में जेन्यून रिक्वेस्ट है उसको वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता है. एग्जाम्पल का एनालॉजी में समझा देती हूँ. लाइक अ क्राउड ब्लॉकिंग अ शॉप स्टोर. क्या एनालॉजी है यहाँ पर? जैसे कि एक भीड़ है, वो शॉप के डोर को ब्लॉक कर रही है, सो रियल कस्टमर्स कांट एंटर. वही एग्जाम्पल है कि आप किसी दुकान पे गए, आप रियल कस्टमर हो, आपको सामान खरीदना है, लेकिन आपसे पहले कुछ गलत लोग पहुंच गए, वो उस पर हमला करने लगे, वो उसको ब्लॉक कर देंगे, तो यानी कि आपको आपकी डिमांड पूरी नहीं मिलेगी. आप वहां पर गए सामान खरीदने पर आपको सामान नहीं मिलेगा. डिनायल ऑफ सर्विस वहां पर हो गया. फाइन, चल. नाउ फिशिंग, दैट इज नॉट FISHING, दैट इज PHISHING, फिशिंग. फिशिंग क्या है? ये भी एक साइबर फ्रॉड है, पर ये एक मेथड होती है जहां पर आपको फेक मेल्स भेजे जाते हैं आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए. ओके, उन फेक मेल्स में कुछ लिंक होती है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, आपकी कंपनी का या फिर आपका या फिर किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा चोरी हो जाता है. ओके, इसलिए सारे मेल्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए. ओके, इनके जो टारगेट्स रहते हैं वो बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर तौर पे रहते हैं. अब ये ईमेल्स क्या कर सकते हैं? हैव एम्बेडेड फॉर्म्स टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन. इसमें फॉर्म्स रहते हैं, हो सकता है वो आपसे फॉर्म्स भरवाएं. क्या आप ये फॉर्म भर दो, तो वो वहाँ से आप लिंक एक्सेप्ट करोगे, फॉर्म में कुछ डालोगे, वो आपकी पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा. कंटेन लिंक्स दैट रीडायरेक्ट टू फेक वेबसाइट्स आस्किंग फॉर डिटेल्स, या फिर उसमें कुछ ऐसी लिंक रहेगी जो आपको कुछ ऐसी फेक वेबसाइट पे भेजेंगे जहां से आपकी डिटेल्स को निकाल लिया जाएगा.
इंफॉर्मेशन टारगेटेड क्या इंक्लूड करता है, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल निकाल लेंगे, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का नंबर निकाल लेंगे, आपका पासवर्ड निकाल लेंगे, या फिर जो भी अदर कॉन्फिडेंशियल डेटा है वो निकाल लिया जाएगा। फाइन, चलिए अब आता है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम वो क्राइम्स होते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, हमने मैलिशियस सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, मैलिशियस सॉफ्टवेयर खत्म हुआ, अब हम आते हैं साइबर क्राइम्स पे। साइबर क्राइम्स आज के समय अभी आप लोग छोटे हैं, अभी आप लोग समझते होंगे, आप लोग बहुत एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे, तो साइबर क्राइम बहुत तरीके के होते हैं। किसी को हरास करना ऑनलाइन, ये साइबर क्राइम है, ऐसा नहीं करना है, ओके, किसी को भी हर्ट नहीं करना है ऑनलाइन, और अगर कोई करता है तो उसको ब्लॉक करिए या फिर उसकी कंप्लेन करिए। फाइन, चलिए साइबर क्राइम क्या होता है। साइबर क्राइम रिफर्स टू क्राइम्स, ऐसे क्राइम्स जो क्या इन्वॉल्व करते हैं, मिसयूज ऑफ कंप्यूटर्स और द इंटरनेट, कंप्यूटर्स या इंटरनेट का मिसयूज करना, गलत इस्तेमाल करना फॉर इलीगल एक्टिविटीज लाइक थेफ्ट, फ्रॉड एंड फॉर्जरी, चोरी करने के लिए, फ्रॉड करने के लिए, या फिर किसी को हरास करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर का या इंटरनेट का। ओके, चलो अब ये टर्म देखिए आप लोग, आईटी एक्ट। आईटी एक्ट, आईटी का मतलब मैम सब्जेक्ट ही है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके। सो आईटी एक्ट कहता है, इसकी डेफिनेशन क्या दी है आईटी एक्ट ने, साइबर क्राइम इज एनी अनलॉफुल एक्ट। अनलॉफुल एक्ट मतलब जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं किया गया है, वेयर कंप्यूटर इज ईदर अ टूल, अ टारगेट और बोथ। कंप्यूटर को एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है या फिर एज अ टारगेट इस्तेमाल किया गया है और अनलॉफुल एक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो वो क्या है, साइबर क्राइम है। डेफिनेशन कैसे याद करोगे, डेफिनेशन ऐसे याद करोगे, अकॉर्डिंग टू द आईटी एक्ट साइबर क्राइम एक अनलॉफुल एक्ट है, पहला कीवर्ड एक अनलॉफुल एक्ट है, वेयर जहां पे कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है, किस तौर पे, किस तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, टूल के तौर पे, टारगेट के तौर पे, या फिर दोनों तौर पे। हुआ इतना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है साइबर बुलिंग, विच इज वेरी कॉमन नाउअडेज, विच इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू। इसको आप और हमको मिलकर इस पर ध्यान देना चाहिए। अब समझते हैं क्या होता है। हरासमेंट और बुलिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, किसी को भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू हरास करना, बुली करना, गलत कमेंट्स करना, मॉफ्ड वीडियोस बनाना, मॉफ्ड इमेजेस बनाना, ये बहुत गलत है। किसी को भी इस तरीके से हरास नहीं करना है, ये आपको भी ध्यान रखना है। कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स और सोशल मीडिया के थ्रू, है ना, इंक्लूड्स सेंडिंग थ्रेट्स, किसी को धमकियां देना, हर्टफुल मैसेज, किसी को बहुत हर्ट करना, अब्यूज करना, विच इज़ वेरी वेरी रॉन्ग, और एम्बैरेसिंग कंटेंट, यानी किसी को गलत कंटेंट भेजना, राइट, यू नो दैट। सो हमको साइबर बुलिंग का पार्ट बिल्कुल नहीं बनना है, और कोई अगर करता है, आप किसी को जानते हो, तो उसको रोकना आपका फर्ज है। नाउ नेक्स्ट, साइबर स्टॉकिंग। स्टॉक मतलब क्या होता है, पीछे पीछे घूमना, किसी को स्टॉक करना। Repeated attempts to contact or follow a person using electronic communication despite them showing clear disinterest can involve emails, messages, social media stalking. See, कोई एक दूसरा व्यक्ति है जो आपने बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही वो आपसे दोस्ती करना चाहता है, ना ही वो आपसे बात करना चाहता है, आपको उसको फोर्स नहीं करना है, राइट। ऐसा नहीं होता है कि कोई फिजिकली सामने खड़ा हो तो आप उसको स्टॉक करें, तो वो गलत है। नहीं, आपको साइबर स्टॉकिंग भी नहीं करना है, सामने वाले को परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये भी एक हरासमेंट का पार्ट है। इफ नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू, आप उसको फोर्स नहीं करेंगे, साइबर स्टॉक नहीं करेंगे, उसको उल्टे सीधे मैसेज हम नहीं करेंगे। सी, रिपीटेड अटेम्प्ट करना टू कॉन्टैक्ट और फॉलो अ पर्सन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके, अगर उनको आप में कोई डिसइंटरेस्ट नहीं है, तो वो साइबर स्टॉकिंग का पार्ट कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड, ये भी आजकल बहुत कॉमन है। आजकल जॉब्स के लिए हम देखते हैं कि बहुत सारे वेबसाइट्स हैं कि यहाँ पर जॉब मिलेंगी, तो कुछ आपको गलत तरीके से कॉल करते हैं कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे, लोग पैसे दे देते हैं पहले से कि ठीक है हमको जॉब दे दीजिए। पर जॉब का पूरा एक प्रोसेस रहता है, आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी लिंक को क्लिक नहीं करना है जब तक आप श्योर शॉट ना हो जाओ कि हाँ ये प्रॉपर कंपनी ही है या फिर ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ही है जहाँ से मुझे जॉब का ऑफर आ रहा है, राइट।
Scamming people by offering fake job opportunities with false promises of high salaries. High salary का वादा करके आप उनको कुछ भी नहीं दे रहे हो, right? Involves demanding money for registration और training fees. कोई भी जॉब आपसे ना रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मांगेगी या फिर ट्रेनिंग फीस नहीं मांगेगी, राइट? तो जहां पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है आपको समझना है कि क्या ये एक्चुअल जॉब है कि नहीं है। फाइन, चलिए अगला है हमारा विशिंग, दैट इज वॉइस फिशिंग। इसमें हमने क्या किया, वॉइस और फिशिंग को मिक्स कर दिया। फिशिंग हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ईमेल्स के थ्रू आता है। सो विशिंग क्या हुआ, वॉइस फिशिंग। अब इसमें वो आपसे फ्रॉड कॉल करेगा और पूछेगा आपकी पर्सनल बैंकिंग इंफॉर्मेशन। बैंकिंग इंफॉर्मेशन में क्या क्या पूछेगा वो आपसे, कस्टमर आईडी, ओके, नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीपी। ये सबसे कॉमन होता है, ये फ्रॉड सबसे कॉमन होता है। बिल्कुल किसी को ओटीपी बिना जान पहचान के तो नहीं देना है। फिर है कार्ड एक्सपायरी डेट एंड सीवीवी। एंड कॉमन फ्रेज वो क्या इस्तेमाल करेंगे कि हम आपके बैंक से कॉल कर रहे हैं, हमको आपकी ये डिटेल चाहिए। बैंक कभी भी आपको आपकी डिटेल मांगने के लिए कॉल नहीं करेगा। फाइन, समझ गए इतना? ऑलवेज सस्पिशियस, आपको वो हमेशा सस्पिशियस साउंड करेगा। नेक्स्ट, एसएमएसिंग, एसएमएस फिशिंग एंड स्मिशिंग। इसमें हमने क्या किया, एसएमएस को फिशिंग को मिला के स्मिशिंग बना दिया। इसमें टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल करते हैं विक्टिम्स को ट्रिक करने के लिए। कॉलिंग अ फ्रॉडलेंट फोन नंबर, विजिटिंग फेक वेबसाइट्स, आपको बोलेगा आप इस वेबसाइट पे जाइए, आपको ये सब मिलेगा। या फिर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो भी वहाँ पे आपको कभी कोई नंबर मिल जाता है, कुछ दर्ज करने के लिए बोलता है, तो भी ये गलती नहीं करना है। डाउनलोडिंग मैलवेयर ऑनटू देयर फोन और डिवाइस, या फिर वो आपको ये कह सकता है कि आपको ये फलाना हमने लिंक भेजी है, आप ये डाउनलोड कर दीजिए। बिल्कुल भी ये गलती नहीं करना है। आजकल व्हाट्सएप, टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पर ये सारे फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, सबको सचेत करके रखना है। फाइन, चलिए अब आता है सिम स्वैप स्कैम। इसमें वो लोग क्या करते हैं, फ्रॉडलेंटली ऑब्टेनिंग अ न्यू सिम कार्ड ऑन बिहाफ ऑफ द विक्टिम्स रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एग्जाम्पल आप ऐसे लेके चलिए, आपके नाम पे कोई मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के आपके बिहाफ पे कोई और सिम खरीद रहा है। फ्रॉड हुआ एक तरीके का, बिल्कुल हुआ। The scammer can then receive bank OTPs and carry out financial fraud। और उससे क्या होगा, स्कैमर के पास बैंक OTPs आने लगेंगे, तो फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है यहाँ पे। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ समवन एल्स क्रेडिट और डेबिट कार्ड। किसी और का क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करना अनऑथोराइज्ड एक्सेस पे। फाइन, उससे आप कुछ खरीद रहे हो, कुछ विड्रॉ कर रहे हो फंड्स को, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी रॉन्ग, ये भी एक फ्रॉड है। चलिए, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुराना। मैम वो कैसे चुराते हैं, सी, इलीगली यूज करना किसी और के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। मेरा मान लीजिए कोई सिग्नेचर है, फाइन, और उसको कोई और इलीगली इस्तेमाल कर ले, विच इज ऑल्सो अ थेफ्ट, आइडेंटिटी थेफ्ट। आपने मेरे सिग्नेचर को चोरी किया है। पासवर्ड, किसी का पासवर्ड चुराना, आधार नंबर या यूनिक आईडी चुराना, टू इम्पर्सनेट और कमिट फ्रॉड, फ्रॉड करने के लिए किसी और की आइडेंटिटी चुराना, ये भी क्या है, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। आपने वो चोरी नहीं करी है, बट कोई और कर रहा है आपके नाम पे। समझ गए? तो यहाँ पे फंसेगा कौन, आप फंसोगे, राइट? क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड फ्रॉड, ये कैसे होता है, अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ समवन एल्सेस क्रेडिट और डेबिट कार्ड टू मेक परचेजेस एंड विड्रॉ फंड्स। ये हमने पहले भी देख लिया है, ओके कोई नहीं, ये रिपीट हो गया है, आप यहाँ पे ध्यान दो। आइडेंटिटी थेफ्ट हमने कैसे किया, कैसे हुआ यहाँ पे कि किसी ने मेरी आइडेंटिटी, या तो वो मेरा आधार कार्ड नंबर हो सकता है या फिर पासवर्ड हो सकता है, उसका इस्तेमाल करके एक फ्रॉड किया है। ओके, चलिए अब है स्पैमिंग, सेंडिंग अनसॉलिसिटेटेड मैसेजेस वाया ईमेल, एसएमएस, एमएमएस।
बहुत सारे मैसेज एक साथ भेजते जाने का कोई मतलब नहीं है, उनको कंटिन्यूस सेंड करना, स्पैम कर देना। स्पैम कैसे कर सकते हो आप? ईमेल के थ्रू कर सकते हो, एसएमएस के थ्रू कर सकते हो और एमएमएस के थ्रू कर सकते हो। These messages lure victims to आपको प्रोडक्ट खरीदने पे मजबूर करेगा, क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक करने को बोलेगा और अनसेफ वेबसाइट्स पे जाने के लिए बोलेगा। सो ये भी एक खतरा है, इससे भी आपको बच के रहना है। अब है हमारा लास्ट पॉइंट, दैट इज रैंसमवेयर। रैंसम मनी आप लोग समझते हैं? रैंसम ये पुरानी फिल्मों में बहुत एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाता था कि मैं आपको ये चीज़ तभी लौटाऊंगा जब आप मुझे कुछ रैंसम देंगे, कुछ मनी देंगे, है ना। एक तरीके से ट्रेड करना, बहुत गलत तौर पे ट्रेड करना, अच्छे वे पे ट्रेड नहीं करना। सो ये एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो कि लॉक कर देता है या फिर इनक्रिप्ट कर देता है डेटा को विक्टिम के डिवाइस पे। मान लीजिए मेरा फ़ोन है, उसमें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है जो कि मेरे लिए बहुत यूज़फुल है, बट मैं उसको नहीं चला पा रही हूँ। क्यों नहीं चला पा रही हूँ? क्योंकि किसी ने क्या किया, उसको लॉक कर दिया और इनक्रिप्ट कर दिया। और फिर विक्टिम यानी मुझे वो बोलेगा कि आप इतनी रैंसम पे करो टू रिगेन एक्सेस टू देयर डेटा, यानी कि उसने मेरे डेटा को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा या फिर कुछ थेफ्ट नहीं किया है। उसने क्या किया? उसने आपसे ये बोला है कि आपका जो डेटा है वो मेरे कब्जे में है, अब आपको मुझे इतना अमाउंट देना है, तभी मैं आपका डेटा खोल के आपको दूंगा। फाइन। सो रैंसमवेयर क्या हुआ? आपके डेटा को आपको ही वापस देने के लिए उसको अमाउंट देना पड़ेगा और बहुत ह्यूज अमाउंट सामने से मांगा जाता है और इसका शिकार बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। समझ में आया? तो आज के लेसन में हमने क्या क्या सीखा कि हमको किस तरीके से साइबर क्राइम से बचना है, साइबर थेफ्ट से बचना है, और अगर कोई आपको आपके आसपास साइबर क्राइम करता हुआ दिखता है, साइबर स्टॉकिंग करते हुए दिखता है, उसको रोकना है, सचेत करना है। दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। फाइन, चलिए। बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन विच यू कैन वॉच 100% फ्री ऑन यूट्यूब फॉर द गिवन बोर्ड्स इन इंग्लिश मीडियम फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। और इसके अलावा ई नोट्स और ई बुक्स को परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दी गई है, जाके वहाँ से परचेज करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।